तो 87 में ग्रेजुएशन करने के बाद 89 में मेरी जॉब लग गई थी बैंक में, और 93 में मेरी मैरिज हो गई थी। और ये मैं बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आज अपनी संघर्ष की एक कहानी, और ये हमारी बेटी से संबंधित है। मेरी और रजनी की मैरिज हमारी 93 में हुई, और 94 में हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया, वसुधा। तो हम लोग बहुत खुश थे। रजनी को भी गानों का बहुत सुनने का बहुत शौक़ है, और मुझे गुनगुनाने का। रेडियो में गाने लगते थे, स्टीरियो में गाना लगता, तो हम लोग दोनों बहुत एंजॉय करते थे, पुराने गाने ख़ास तौर पे। तो 94 में वसुधा का जन्म हुआ, और बिल्कुल नॉर्मल थी वसुधा बर्थ के टाइम में, लेकिन 8 महीने के बाद उसको मीज़ल हो गए, और हाई फीवर वसुधा की ब्रेन में चला गया, और उस फीवर की वजह से उसके कॉक्लियर, जो सुनने वाला कॉक्लिया है, वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो लेकिन ये जितना भी प्रोसेस हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ, मतलब इसको टाइम लगा। धीरे धीरे उसने सुनना बंद किया। तो जैसे वो 1 साल की एज में हमारी बात सुनती थी, समझती थी, रिएक्ट करती थी, तो धीरे धीरे हमें लगा कि वो उसकी रिएक्शंस कम हो रही हैं। तो 96 में जनवरी या फरवरी की बात होगी शायद, कि हम लोग देहरादून थे, तो एक बर्तन गिरा, और बर्तन गिरने के बाद, जो कि वसुधा जहाँ बैठी हुई थी उसके बिल्कुल पीछे, तो हमें लगा कि यार इसने रिएक्ट नहीं किया। तो एकदम दिमाग में आया कि शायद ये सुनने रही है। तो हमने चुटकी बजाना, उसको आवाज़ देना पीछे से शुरू किया, तो उसके कोई रिएक्शन नहीं थे। तो देहरादून में एक डॉक्टर हैं, वहाँ हम उनके पास उसको ले गए, ENT के। उन्होंने एक प्राइमरी चेकअप किया, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें भी लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास टेस्ट और वो सब मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी उस वक्त। तो हम लोग नेक्स्ट डे, मैं, रजनी, वसुधा को लेके हम लोग PGI आ गए। PGI हमने सारे वो टेस्ट वेस्ट करवाए, 2-3 दिन हमारे लगे, और वो करने के बाद एक दिमाग में, एक दिल में एक डर, हमेशा डर बना हुआ था कि पता नहीं अब डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं। और हमेशा हम भगवान को प्रे कर रहे थे कि भगवान बस डॉक्टर ये बोल दे कि ये बच्चा, मतलब आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, ये ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन आदमी को उम्मीदों के हिसाब से नहीं मिलता ना। तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये प्रोफाउंड हियरिंग लॉस का मामला है, और ये बच्ची कभी भी ज़िंदगी में नहीं सुन पाएगी। हमारे तो एकदम से दिल बैठ गए, मेरे, रजनी के, दोनों के, और मानो ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। और हम बार बार भगवान को कोस रहे थे कि भगवान ये हमारे साथ क्या किया, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये हमने ऐसा क्या किया। लेकिन जो होना था वो तो होना था। शायद किस्मत ने उस बेटी को हमारे पास भेजा था। तो हम कुछ दिन, तो लगभग 1-2 साल हमने गाने सुनने बंद कर दिए, गाने गुनगुनाने बंद कर दिए, और हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि अब इस बच्चे को हम कैसे। लेकिन जिस भी डॉक्टर के पास जाते तो वो यही बोलता कि जी आप इसको, इनके लिए स्पेशल स्कूल हैं, साइन लैंग्वेज है। तो मैं, रजनी डिस्कस करते तो हमें लगता कि यार साइन लैंग्वेज ये बच्चा सीखेगा तो हमें भी सीखनी पड़ेगी, और हम भी सीख लेंगे, लेकिन सिर्फ ये हमारे साथ ही इंटरेक्ट कर पाएगी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको नॉर्मल लाइफ दें, नॉर्मल स्कूल में भेजें, नॉर्मल बच्चों के साथ रखें इसको। उन्हीं दिनों
मैंने एक कविता पढ़ी थी सोहनलाल द्विवेदी की, जिसको लोग ये मानते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन की है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसमें जो लास्ट उनका छंद है, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक न सफल हों, जब तक न सफल हों चैन नींद को त्यागो तुम। जब तक न सफल हों नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो स्टैंजा था ये मुझे बहुत अपील किया। और जो पहला था उसमें, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे किताबें पढ़ते गए या कुछ सुनते गए कभी, जिससे हमारे हौसला बढ़ता गया हमारा, और एक साहस मन में आया कि नहीं, अब जो हमने ठान लिया हम वैसे ही करेंगे। रजनी वसुधा को लेकर स्पीच करवाने के लिए चंडीगढ़ जाती थी और मैं जॉब करता था। तो लगभग 4-5 साल हमारे, और हर 15 दिन में वसुधा एक नया वर्ड सीख रही थी। का, खा, गा। थेरेपी है जो मतलब नॉर्मली बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है। हमें पता चल रहा था कि वो सीखना कितना मुश्किल है। इसी दौरान मैं अपनी रिसर्च में भी लगा था। मैं कोशिश कर रहा था कि इसको किस तरीके से इसकी हियरिंग को वापस लाया जाए। तो उस वक्त पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशंस होते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी करी सारा ही, लेकिन वहाँ से जो हमें डाक आई या जो भी आया उसमें खर्चे इतने ज़्यादा थे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो जैसे कैसे उसकी स्पीच करवाई। 2007 में हमें पता चला, तब तक वसुधा लगभग 12 साल की हो गई थी, 12-13 साल की हो गई थी। 2005 में पता चला कि कॉकलियर इम्प्लांट अब हिंदुस्तान में भी होने लगे हैं। तो हमने जो कुछ मन में था बस सोच लिया कि अब तो इसका कॉकलियर इम्प्लांट हमने करवाना ही है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पहुंच गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट डॉक्टर डेका, बहुत सीनियर, जिन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस तब तक वो कर चुके थे, लेकिन वो हमें इसी बात में को समझाने में लगे रहे कि आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, कॉकलियर इम्प्लांट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि हमने तो ठानी हुई थी कि आप बस वो हमारी आवाज़ सुन लें, हम उसको वसुधा कहें और वो मुड़ के देख ले, तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और अब यहाँ मैं उनको समझा रहा था, डॉक्टर्स को, उनकी टीम को, कि नहीं, हमने तो करना है, हमें बस एक वर्ड, वो अपना नाम सुन ले। और 2006 में उसका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ। जितनी हमें उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा रिस्पांस वसुधा ने हमें दिया। आज की डेट में वो हमसे बातचीत कर लेती है, इंटरेक्शन कर देती है। शुरू में तो हमने फ़ोन में कोशिश करी कि फ़ोन में उसके साथ बातचीत करें, और फ़ोन में भी वो हमारे साथ 2, 3, 4 बार बोलना पड़ता था उसके साथ, लेकिन समझती थी, सुनती थी वो। तो ये उसका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ। फिर 2012 में उसने अपने मैट्रिक की, +2 किया। +2 करने के बाद +2 तक हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्कूल में जहाँ भी उसके एडमिशन्स के लिए हम जाते थे, हम लोग कन्विंस कर देते थे स्कूल टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, मिलते थे। मुश्किल होता था ज़रूर, लेकिन हम लोग कन्विंस कर पाते थे। लेकिन हमारे साथ असली स्टोरी कब हुई, जब हमने उसको फूड टेक में ग्रेजुएशन करवानी थी, B.Tech करवाना था उसको। तो हम लोग नॉर्मली, मेरे एक दोस्त हैं, हम लोग वसुधा को लेकर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से प्रोस्पेक्टस लिया, उन्होंने काउंसलिंग करी, बच्चे से कोई सवाल नहीं किया, काउंसलिंग करी और सब कुछ बोल दिया कि ठीक है, आपके बच्चे की एडमिशन हो जाएगी, आप इतनी तारीख को, फ़लाँ तारीख को आपने आ जाना। लेकिन मैं आते आते उनको बताया कि हमारे बच्चे को थोड़ी सी इशू है, और
क्योंकि वो सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती। तो वो डॉक्टर साहब एकदम से सन्न रह गए, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मैं जैसे ही वहाँ से हम लोग निकले रास्ते में, तो रास्ते में मुझे कॉल आ गया कि देखिए आपने जो ये प्रोस्पेक्टस पे पैसा खर्च किया है, आपका ये बस इतना ही वेस्ट होगा, आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है और इस बच्चे को हम अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा भाई आप एडमिशन क्यों नहीं देंगे? नॉर्मली जो बच्चा +2 तक यहाँ पहुँचा है और +2 में भी डिस्टिंक्शन के साथ, स्कॉलरशिप के साथ, धीरू भाई अंबानी का, जिसमें वो 36,000 रुपीज़ पर एनम का वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए देते थे, 3 साल का, 4 साल, 5 साल, जितना भी आपने करना हो। तो जब मैंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वाइस चांसलर से बात करता हूँ। और फिर एक दिन मुकर्रर हुआ और उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी बुला दिया कि भी आप बात करो। लेकिन अब वहाँ पर जो वो समझने को तैयार नहीं थे कि यार ये बच्चा लिख सकता है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन लिख सकता है। और अल्टीमेटली मुझे उनको थ्रेटन करना पड़ा कि अगर आप इस बच्चे को एडमिशन नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट से स्टे लूँगा, और ये कम से कम 1 साल का एक सेशन तो मैं आपका एडमिशन नहीं होने दूँगा। और फिर जब उनको थोड़ा सा लगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फैकल्टी से मिलिए, उनको कन्विंस कीजिए। मैं फ़ैकल्टी के पास गया, बच्चे को लेकर फैकल्टी से बात करी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उनको मैं कन्विंस कर पाया और वो लोग एग्री हुए कि ठीक है, ये जो +2 में जिसने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, अगर ये बच्चा पढ़ पाया तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से वो लाइफ का जो एक दौर था वो निकला और वसुधा ग्रेजुएट करके निकल गई। ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग वसुधा को बनाना चाहते थे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो हमने उसकी नर्चरिंग स्कूल टाइम से शुरू कर दी थी, कॉलेज में शुरू कर दी थी। कॉलेज में शुरू में हम उसको 2-3 बार ड्रॉप करने गए, उसके बाद हमने उसको कहा कि नहीं अब तुम्हें खुद आना है। उसको लिख के बताया, 3 बार 3 जगह से डिफरेंट बसेस बदलनी पड़ती है। तो वो तीनों जगह से बसेस बदल के जैसे कैसे, शुरू में हमें डर भी लगता था, लेकिन वो है ना, डर के आगे जीत। तो बस वही एक था। आज की डेट में वसुधा ने जब ग्रेजुएशन की तो उसने कहा कि मुझे अब जॉब भी करनी है। तो हम तब तक फार्म ले चुके थे और फार्म में हमारे पास ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो कि यहाँ सुपरवाइज़ करे, इसको देखे, प्रोडक्शन एरिया में जाए। तो वसुधा आज हमारे साथ काम करती है, हमारे फार्म में काम करती है और शायद इतना एफिशिएंटली काम करती है कि जितना एक नॉर्मल आदमी काम नहीं करता। हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स में जाते हैं तो वसुधा ही ड्राइव करती है। हमारे पास ट्रैक्टर है, वो यहाँ ट्रैक्टर भी चलाती है। और किचन, घर का, अंदर का, चाहे बाहर का या कहीं का भी ले लो, तो वी आर प्राउड ऑफ वसुधा। तो मेरा ये बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जो व्यक्तिगत, जो अपनी पारिवारिक चीज़ें वो आपको बताऊं। मेरा ये बताने का ये मकसद है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ सबके साथ आती हैं, मुश्किलातें सबके साथ आती हैं, लेकिन अगर हम हर चुनौती का सामना करें और हम जो भी काम करें उसमें एक दृढ़ता हो। अब बहुत से लोग बीच बीच में बोलते थे कि भाई यार इसको नॉर्मल स्कूल में मत डालो, ये आप बर्बाद कर दोगे बच्ची को, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो हम लोग आज बहुत खुश हैं कि वसुधा सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं है, बल्कि हम लोग भी अब उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत सी चीज़ों में। अब मुझे जैसे देहरादून जाना है तो यहाँ से 8-9 घंटे का रन है, तो मैं अकेले जाने से बढ़िया है कि मैं वसुधा को बोलता हूँ चल वसुधा, और वो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो 1 किलोमीटर के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं देती। छोटी गाड़ियाँ हमारे पास, बड़ी गाड़ियाँ भी है, ट्रैक्टर्स जैसे मैंने बताया कि ट्रैक्टर वगैरह, वो सब बहुत इत्मीनान से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करती है शहरों में।